यार मुझे तो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है। मैं ये बॉन्ड्स, लोन्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्यों पढ़ रही हूँ? जरूरत क्या है? हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो क्या आप भी यही सोच रहे हो यार मुझे बनना है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, ये मैं क्या बॉन्ड्स ये सब वो सब के चक्कर में पढ़ रही हूँ? फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट तो बनाना सीख ही नहीं रही हूँ। आप भी यही सोच रहे हो? सो गाइस लेट मी टेल यू कि हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको आइडिया होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कौन कौन से काम करती है। हमको इसीलिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते तो एटलीस्ट बेसिक जानना तो बनता है यार, है ना? तो इसीलिए गाइस हम लोग इस वाले सेगमेंट के अंदर ना ये सब चीजें भी कवर कर रहे हैं। और रही बात इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की मेन कोर स्किल्स की, डेट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, एक्सेल पे वर्क करना, थोड़े एआई टूल सीखना, सब हम करने वाले हैं इस वाले चैलेंज के अंदर। डोंट वरी, बट इट जस्ट दैट ये थोड़ा स्लो जा रहा है, पर कोई बात नहीं यार, जो भी चीज स्लो जाती है वो ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। सो इट्स ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम इट गाइज, मेरे को एक और चीज आपको बोलनी थी यार, आगे के मेरे वीडियोस जो रहने वाले हैं ना थोड़े लॉन्ग रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स तक जाएंगे, ठीक है? मैं उससे छोटा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हम काफी सारी चीजें एट अ मोमेंट उसके अंदर कैप्चर करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फ्लो ब्रेक हो जाता है ना तो वो वहां से शुरू करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गाइज मेरे थोड़े से लंबे वीडियो रहेंगे, तो आपके पास जब भी टाइम हुआ करे ना आप तब देखा करिए। पर लेट मी टेल यू, ऑल आर गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव विच इज गोइंग टू हेल्प यू एंड मेक अ वेरी गुड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। सो यस गाइज, आई एम ऑन माई journey towards this, and if you are also someone who is interested, do share yours यार, कमेंट कर दिया करो आज मैंने ये पढ़ा, जैसा ये वो। आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछा करो यार, बहुत मजा आता है। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन। मैं उसको बोरिंग बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर वो बनता जा रहा है यार। आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हो, कुछ आंसर ही नहीं करते हो। मैं क्वेश्चन जो पूछती हूँ इधर उसका भी आंसर नहीं करते हो। व्हाट इज दिस गाइस, थोड़ा तो करो, इट वुड बी रियली फन, ठीक है? तो बहुत हो गया लेक्चर, चलो आज हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो गाइस हम लोगों ने लास्ट टाइम बॉन्ड्स के बारे में बात की थी, ठीक है? तो यार अब बॉन्ड्स को हमने बहुत बेसिक से समझा था कि बॉन्ड एक हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है ना? और इसके अंदर हम लोगों के एक इशूअर होता है, पार अमाउंट होता है हम लोगों के पास, एक मेच्योरिटी डेट डिसाइड कर दी जाती है, कूपन्स दिए जाते हैं, है ना? और ये सब चीजें हम लोगों ने काफी हद तक समझ ली थी। तो गाइस लेट मी जस्ट गेट इनटू इट थोड़ा और स्पीड में। मैं जल्दी से फीचर्स बॉन्ड के जल्दी से आप लोगों को बताती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग 3-4 बॉन्ड्स भी अगर समझ गए ना तो बहुत होता है, पर मैं आपको सारे के सारे बताऊंगी। एज आई हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट इन CFA लेवल 1, मुझे थोड़ा आइडिया है, तो मैं वो वाली चीज को आपको एक बार थोड़ा अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि जब हम पढ़ ही रहे तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं यार, थोड़ी नॉलेज अपनी बढ़ा ही लेते हैं, फिर इसके बाद पता नहीं कब मौका मिले, है ना? तो इसलिए मैं इसी वाली चीज को सोचते हुए अपना चैलेंज आगे बढ़ाते हुए बॉन्ड्स के बारे में अब पढ़ते हैं, ठीक है गाइस? तो देखो यार, बॉन्ड्स का ना एक सिंपल की फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग इशूअर की बात करते हैं। इशूअर कौन होता है यार? जो भी उस बॉन्ड को इशू कर रहा है, या आपका गवर्नमेंट हो सकता है या फिर कंपनी हो सकती है, जो भी आपको दे रहा है बॉन्ड इशू करके, उसी को ही कहते हैं हम लोग इशूअर, ठीक है? तो बेसिकली आपकी कंपनीज इशू करवाती है बॉन्ड्स, लेकिन वो लोग हेल्प लेती हैं हम लोगों के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की ये वाली चीज रेज करवाने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो लोग नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें बहुत बड़ी डील्स बहुत बड़े मार्केट्स में होती हैं, तो उन लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता है कंपनीज को, ये उनका काम नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हम लोगों के इधर हेल्प करते हैं। तो हमारा इशूअर जो होता है वो हमारी कंपनी होती है या फिर गवर्नमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत बार पैसे चाहिए होते हैं, तो वो जनरल पब्लिक से लेती है। उसी को ही हम लोग ना ट्रेजरी बॉन्ड्स बोलते हैं। आपने ये वाला वर्ड पक्का सुना होगा, सॉवरेन बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ठीक है? नेक्स्ट, मैच्योरिटी। यार आपका बॉन्ड कितने सालों के लिए मैच्योर है? एक बार मैच्योर हो जाएगा तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? और यार मैच्योरिटी से ये भी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है और आज आप सेकंड ईयर पे खड़े हो, तो 3 साल का आपका टेन्योर हो गया। टेन्योर TENOR, ठीक है? दिस स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग टाइम विच इज लेफ्ट टूवर्ड्स योर मैच्योरिटी टाइम। जैसे अभी हमने डिसाइड किया था हम सेकंड ईयर पे खड़े हैं, तो 3 साल मेरे टेन्योर के बच गए, ऐसा, ठीक है? तो यस गाइज, हम लोगों को मैच्योरिटी के अंदर ये वाली चीज पता होनी चाहिए। एक बार आप
आपकी बॉन्ड मैच्योर हो जाती है तो आपको आपकी पार वैल्यू या फिर आपके जो भी इंडेंचर में लिखा हुआ रहता है कि आपको कितने कितने का अमाउंट मिलने वाला है, तो वो वाली चीज मेंशन रहेगी। दैट इज योर मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है गाइस, हम लोगों को मैच्योरिटी के अंदर एक और चीज समझनी चाहिए कि जब भी हम लोगों का मैच्योरिटी पीरियड विद इन अ ईयर होता है तो हम उस चीज को कहते हैं मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट के अंदर ना आपके ट्रेजरी बिल्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं। सेकंड होता है आपका कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर्स, आपको पता ही है, बॉन्ड्स आते हैं। और फिर आता है आपका परपेचुअल, मतलब जो आपका खत्म ही नहीं होने वाला, इट इज एवर गोइंग। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा स्कॉलरशिप्स हो गए या फिर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आपका एक परपेचुअल बॉन्ड बनाया जाए, तो उसी चीज को कहते हैं हम लोग परपेचुअल बॉन्ड, जिसकी कोई मैच्योरिटी ही नहीं होती है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल यार एक वो वाला अमाउंट होता है जो हम लोगों का इशूअर अग्री करता है हम लोगों के बॉन्ड होल्डर को देने के लिए। ठीक है, तो उसी अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल या फिर पार वैल्यू। अब ये प्रिंसिपल ना डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीज भी ना यार डिफर करती है। अगर आपका फिक्स्ड रेट बॉन्ड है तो वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है, वो डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी। यही अगर आपका वेरिएबल है तो वो दूसरे किसी सर्कमस्टेंस, एमआरआर रेट या फिर किसी और दूसरी चीज पे डिपेंड करता है। ये वाली चीज हो गई आपकी प्रिंसिपल। बॉन्ड के अंदर कूपन रेट और फ्रीक्वेंसी भी मेंशन रहती है कि आपको कब कब कूपन मिलेगा, क्या ये सेमी एनुअल है या फिर एनुअल है या फिर क्वार्टरली बॉन्ड है, कब कब आपको कूपन्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज भी हम लोगों की मेंशन रहेगी। कूपन आपका फिक्स कूपन भी हो सकता है, वेरिएबल कूपन भी हो सकता है। अगेन वेरिएबल कूपन में आपको जो भी एमआरआर रेट चल रहा है या फिर आपने जो भी आपका उधर वेरिएबल फैक्टर यूज किया है वो वाली चीज के अकॉर्डिंग रहेगा। कभी कभी इंडेक्स फंड भी होता है। नेक्स्ट, हम लोगों के बॉन्ड्स हमेशा ना जीपे हमेशा बेस्ड ऑन सीनियोरिटी होते हैं। ठीक है, आपका सिक्योर्ड डेट हो सकता है, अनसिक्योर्ड डेट हो सकता है, सिक्योर्ड बॉन्ड हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। तो उन सब बेसिस पे आप लोगों का रहेगा। आपका सबऑर्डिनेट लोन हो सकता है या फिर आपका मर्चेंडाइज लोन हो सकता है या फिर मेजरनाइन डेट हो सकता है। तो ये सब चीजें रहेंगी, मतलब आपका जो भी स्ट्रक्चर वाइज में आप फॉल करते हो ना तो वैसा रहेगा। ठीक है, अब लास्ट हम लोगों के बॉन्ड्स के साथ कंटिजेंसी प्रोविजंस भी आते हैं। ये वाली चीज हर बॉन्ड्स के साथ नहीं होती, लेकिन अगर आपको किसी बॉन्ड के साथ कंटिजेंसी प्रोविजन मिल रहा है तो कहने का मतलब आपको एम्बेडेड ऑप्शन मिल रहा है। याद रखना, कंटिजेंसी प्रोविजन को ही हम एम्बेडेड ऑप्शंस भी बोलते हैं। कहने का मतलब एक बॉन्ड के साथ आपको कुछ साथ में ऑप्शन दे दिया जाए। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आप लोगों ने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ऑफ बॉन्ड, कॉल ऑप्शन ऑफ बॉन्ड या फिर वॉरेंट्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड, इन सब के बारे में सुना होगा। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा आगे चल के। सो गाइस, आई होप आपको बॉन्ड के फीचर्स तो समझ में आ गए। ठीक है, तो मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल के साथ अब बॉन्ड को समझाने की कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्टली बॉन्ड होता कैसा है, वो फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस यार जब मैं सीएफए कर रही थी हम लोगों ने कैसे कैसे समझने की कोशिश की थी। अब मेरे को सब कुछ ना रिवाइंड हो रहा है क्योंकि मैं ये वाला जब टॉपिक पे आई ना, मैंने कहा कि यार ये जब मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मैं अपने वही सेम रिसोर्सेज से पढ़ती हूँ ना, क्यों फालतू का कुछ नया रिसोर्स से पढ़ना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे माइंड में एक चीज सेट है, मैंने किस वे में पढ़ा था, उसी चीज को मैं रिपीट करके मैं थोड़ा जल्दी से ये सब चीजें कवर अप कर पाई। तो ये वाली चीज मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई। आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्टली हम लोगों का बॉन्ड का स्ट्रक्चर लगता कैसे है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। सो गाइस, आपको मेरे स्क्रीन पे एक फोटो दिख जाएगा। लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, अ कंपनी इशूज 5-year एनुअल कूपन 8% बॉन्ड YTM इन द मार्केट इक्वल टू 8%। ठीक है, तो गाइस अब आप सोच रहे होगे कि आकांक्षा यार ये YTM क्या होता है, यील्ड टू मार्केट, आखिर ये क्या होता है? ना कुछ नहीं, आपका इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, और आपने इधर कूपन रेट देखा है 8% और आपका मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है 5 years। ठीक है, तो अब हमको सब कुछ पता है, बस हमको एक चीज नहीं पता है कि यार हम लोगों की प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी है। ठीक है, आज क्वेश्चन में फेस वैल्यू हम अज्यूम करेंगे 1000। ठीक है, तो गाइस अब आपने मेरी कैलकुलेशंस देखी हैं, हम लोग कैसे प्रेजेंट वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको हर एक चीज अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने बस उसको रीअरेंज किया है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लो, बस उसी चीज को यूज करते हुए हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया है। तो इनडायरेक्टली अगर हम इस चीज में देखेंगे तो हम लोगों का जो इन्वेस्टर है, जो हम लोगों के बॉन्ड इशुएंस में बॉन्ड खरीद रहा है, वो 80 रुपीज लेगा, 80 रुपीज लेगा, 80 रुपीज लेगा, 80 रुपीज लेगा 4 years तक, और फिर लास्ट में वो 1080 रुपीज लेगा। अब आप पूछोगे 1080 क्यों? या उसको उस साल का कूपन मिलेगा प्लस उसको फेस वैल्यू भी तो मिलेगी, तो ये वाली चीज हो गई आपकी बॉन्ड। तो सिंपल आपको अब इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया है, राइट?
अब जब इतना सब समझ ही आ गया है तो चलो अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। तो गाइस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आपको बहुत सारे बॉन्ड्स के टाइप्स पता हो एग्जैक्टली जरूरी नहीं है। आपको अगर थोड़े भी पता है ना जो भी काम के होते हैं या फिर बहुत ज्यादा यूजेबल होते हैं, इट्स मोर देन इनफ। बट एज आई हैव ऑलरेडी स्टडीड इन CFA लेवल 1, आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू सो दैट आपको भी बहुत अच्छी आइडिया लग जाएगी कि किस किस टाइप के आपके बॉन्ड्स होते हैं। तो गाइस सबसे पहले आता है आपका बुलेट बॉन्ड। ये जो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर अभी जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, इसी को कहते हैं बुलेट बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको टाइम पे फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ कूपन। आपको फिक्स्ड कूपन मिलेगा जो भी डिसाइडेड रहता है, प्लस लास्ट में आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं बुलेट बॉन्ड स्ट्रक्चर। द इश्यूअर मेक्स फिक्स्ड कूपन पेमेंट एंड रीपेज द प्रिंसिपल एट द मैच्योरिटी। नेक्स्ट होता है आपका एमोटाइजिंग डेट। एमोटाइजिंग डेट का मतलब होता है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बुलेट बॉन्ड में आपको एक साथ दे दिया जा रहा था आपके एंड ऑफ लाइफ साइकिल में, जो भी मैच्योरिटी पीरियड होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को भी ना कूपन की तरह, जैसे हम लोग कूपन फिक्स्ड हर फ्रीक्वेंसी में देते रहते हैं ना, हम ट्राई करेंगे कि हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी ना धीरे धीरे खत्म कर दें ओवर द लाइफ। कहने का मतलब अगर आपका 5 साल का पीरियड है तो आपको एक साथ वो 100 रुपीज देने से अच्छा है कि मैं 20 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा देने लग जाऊं या फिर हर फ्रीक्वेंसी में एक्स्ट्रा देने लग जाऊं कि मेरा कम हो जाए। तो उसी को कहते हैं हम लोग एमोटाइजिंग डेट। Here the portion of principal outstanding is periodically retired over the life of the instrument। अब ये करने से फायदा क्या होता है यार, हम लोगों की कंपनी के ऊपर ना एक बर्डन नहीं बनेगा लास्ट तक ये वाली चीज करने का कि यार मेरे को ये पे करना है, तो उनकी क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगी। लेकिन हमारा जो इन्वेस्टर होता है ना उसको इधर लॉस हो जाता है। लॉस मतलब एक डर, मतलब एक रिस्क रहती है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताइए री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होती है। अभी हम लोगों ने एमोटाइज्ड बॉन्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट होता है आपका पार्शियली एमोटाइज्ड बॉन्ड। ये आपका बुलेट बॉन्ड और जो हमारा एमोटाइजिंग डेट होता है उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम लोगों का एमोटाइजिंग डेट में हम लोगों की कंपनी ट्राई कर रही थी कि वो हम लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट लमसम ना देके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देते, राइट। इधर वो क्या करेंगे, लमसम अमाउंट का आधा पार्ट वो लोग ऐसे दे देंगे और आधा पार्ट आपको एक साथ दे देंगे, जैसे बुलेट बॉन्ड में लास्ट में दिया जाता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग पार्शियली एमोटाइज्ड डेट। ठीक है, तो जो आपका बैलून पेमेंट होता है ना एक तरह का, जो आपको लास्ट में मिलता है, जो आपको लास्ट में अमाउंट मिलता है ना, उसको हम लोग बैलून पेमेंट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट होता है आपका सिंकिंग फंड्स। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट इशूअर्स आपके ट्राई करते हैं कि क्या करेंगे वो लोग, आपका एक छोटा छोटा अमाउंट वो अलग से सेट असाइड कर देंगे कि वो लोग प्रिंसिपल आपका धीरे धीरे पे कर पाए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने भी एमोटाइजिंग डेट के बारे में डिस्कस किया ना, बिल्कुल ये सिंकिंग फंड भी वैसा ही होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, आपकी री इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ जाएगी। अंडर सिंकिंग फंड्स issuer plans to set aside funds over time to retire the bond early based on the terms agreed upon the issuance। वाटरफॉल स्ट्रक्चर, या ये वाला स्ट्रक्चर ना आपके एबीएस और एमबीएस में बहुत कॉमन होता है, एसेट बैक सिक्योरिटीज और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के अंदर। अब वाटरफॉल स्ट्रक्चर पता है क्या बोलता है, यार देखो तुम लोग ना इंटरेस्ट और कूपन, देखो तुम इंटरेस्ट और कूपन तो सारे बॉन्ड होल्डर्स को दो, लेकिन प्रिंसिपल जब रीपे करते हैं ना उस टाइम पे तुम लोग एक वाटरफॉल स्ट्रक्चर फॉलो करो, जिसकी भी सीनियरिटी ज्यादा है उसको पहले दो। ऐसे करते हुए आपको उधर आपका प्रिंसिपल मिलेगा। तो जो भी आपकी लास्ट क्लास होती है ना वो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग क्लास होती है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी आइडियली उन्हीं को ही होना चाहिए। नेक्स्ट वेरिएबल इंटरेस्ट डेट। यार सिंपल, अभी हम लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डेट की बात कर रहे थे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। इधर क्या होता है, आपका वही वाला रेट चेंज हो जाता है। वेरिएबल इंटरेस्ट डेट, मान लो आपने डिसाइड किया है कि आपको 9% के ऊपर जितना भी निफ्टी 50 कमाएगा उतना रिटर्न और चाहिए, तो उसको ऐड कर दीजिए, उसको हम कहते हैं एमआरआर। तो ये वाली चीज आप डिसाइड कर लोगे, फिर आपका वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बन जाता है। सिंपल, राइट। स्टेप अप बॉन्ड्स। यार स्टेप अप बॉन्ड्स में पता है क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, कूपन जो होता है ना आपका वो स्पेसिफाइड मार्जिन से स्पेसिफाइड डेट्स को बढ़ जाएगा। द ओनली रीजन बीइंग, लेट से आपकी एक जो बॉन्ड इशू किया था वो आपने AAA पे किया था, उसकी रेटिंग गिर गई। अब यार उसकी रेटिंग गिर गई तो अब आप तो ज्यादा इंटरेस्ट और कूपन डिमांड करोगे ना, इसीलिए। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोगों के इशूअर को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि उसकी रेटिंग खराब हो गई लेकिन तब भी वो थोड़े ज्यादा पैसे देके अपने इशूअर्स को वही वाला अमाउंट क्लेम कर पा रहा है, राइट। तो इसी चीज को हम कहते हैं स्टेप अप बॉन्ड्स। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट होता है क्रेडिट लिंक्ड नोट्स। इसमें क्या होता है,
जैसे जैसे आपके इश्यूअर की रेटिंग्स चेंज होते रहेंगी वैसे वैसे आपका कूपन चेंज होता रहेगा। सिंपल। नेक्स्ट बहुत कॉमन होते हैं इंडेक्स लिंक्ड और इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स। इंडेक्स लिंक में आपका जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पे बेस्ड रहेगा, और इन्फ्लेशन वाले पे आपका इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है घट रहा है उस पे डिपेंड करेगा। अब इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स कोई क्यों खरीदना चाहेगा यार? जब आपको डर लगेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, राइट? मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ इन्फ्लेशन चेंजेस के थ्रू, तो मैं इस टाइप का बॉन्ड खरीदूंगी। गवर्नमेंट ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज इशू करती है। कॉल ऑप्शन, कॉल बॉन्ड या कॉल बॉन्ड ना सिंपल होता है, कहने का मतलब आपकी जो कंपनी होती है, इश्यूअर होती है, वो आपसे कभी भी ना आपका बॉन्ड वापस ले सकता है किसी भी सिनेरियो के अंदर। जब उनके लिए चीजें फीजिबल नहीं रहेगी वो अपना बॉन्ड वापस ले लेगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको कॉलेबल बॉन्ड्स नॉर्मल बॉन्ड्स कंपैरिजन में सस्ते मिलते हैं। दैट इज द ओनली रीजन। रिस्क रहती है यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टर के पास, ठीक है? पुट ऑप्शन इसका ऑपोजिट होता है, जहाँ पे इन्वेस्टर के पास राइट होता है कि यार जब चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, इंटरेस्ट रेट आप लोगों के बहुत ज्यादा हाई होते जा रहे हैं, तो मैं क्यों रुकूंगा? क्योंकि आपको पता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मेरा प्राइस ऑफ बॉन्ड घटेगा, ठीक है? ये एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो यार मेरा प्राइस ऑफ बॉन्ड जब कम हो रहा है तो मैं क्यों रहूंगा? और मेरे पास पुट ऑप्शन है, कहने का मतलब मैं कभी भी अपना बॉन्ड आपको वापस देके खत्म कर सकता हूँ हर एक चीज को। तो ये वाला पुट ऑप्शन ना आपका हमेशा महंगा मिलेगा आपको नॉर्मल बॉन्ड की कंपैरिजन में। दैट इज द रीजन। आई होप आपको कॉल बॉन्ड और पुट बॉन्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कॉल बॉन्ड हमेशा हम लोगों की कंपनीज ना उस टाइम पे एक्सरसाइज करती है जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा होता है, क्योंकि उनका बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा होता है। तो हम लोग क्यों इस वाले बंदे को देके रखा है? हम लोग न्यू इशू कर देंगे, हम लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा, कंपनी का पर्सपेक्टिव ऐसा रहेगा, और पुटेबल में मैं क्यों लॉस लूं, मेरा बॉन्ड का प्राइस घट रहा है। सिंपल। तो ये तो आपके एम्बेडेड ऑप्शंस के अंदर आते हैं। थर्ड होता है आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। यार कन्वर्टेबल बॉन्ड या कन्वर्टेबल बॉन्ड ना सिंपल होता है, कहने का मतलब इसके अंदर आपको एक राइट मिल जाती है हमारे इन्वेस्टर को कि आपने जो हम लोगों को डेट दे रखा था उस डेट को हम खत्म कर देते हैं उस वाली चीज को, और हम अपने पूरे का पूरा जो भी ओनरशिप थी उसको हम एज एन इक्विटी चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब डेट चेंज इनटू इक्विटी इज नोन एज कन्वर्टेबल बॉन्ड। सो गाइस आई रियली होप आपको ये वाला एम्बेडेड ऑप्शंस, बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ये सब पढ़ के बहुत मजा आया होगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अपने उस दोस्त को जल्दी से जल्दी भेज दो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।